Assalamu alaikum ji. We are going to discuss the UHS Forensic Medicine Annual 2023 Third Professional SEQ या Short Essay Questions paper. अगर आप इस पेपर को थोड़ा गौर से देखें तो आपको महसूस होगा कि ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस इसके अंदर आपको देखने को नजर आते हैं आपको। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको पिछले पेपर्स में भी आपको मिलेंगे और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस इसके अंदर मौजूद हैं जो कि अक्सर बीइंग टीचर्स हम लोग क्लास में भी और अपने जूनियर्स को भी और अपने स्टूडेंट्स को जो भी हमसे वो असिस्टेंस मांगते हैं तो उसमें अक्सर हम लोग जो है वो क्वेश्चंस इस तरह के बता देते हैं, इस तरह के पॉइंट्स हम अक्सर बताते होते हैं जो कि टिपिकल एक फोरेंसिक मेडिसिन के पेपर के अंदर जिस तरह के सवाल आने चाहिए या आते होते हैं। कुछ थोड़ा सा इसके अंदर जो मुझे चीज फर्क थोड़ी फील हुई या आप भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो कि डिफरेंट क्वेश्चंस इस दफा आए उसमें से एक ही क्वेश्चन नंबर 7 आई फेल्ट दैट यूजुअली जो टॉपिक होता है थर्मल इंजरीज उसमें से अक्सर जो होता है वो रूल ऑफ नाइन्स जो है वो पूछा जाता है या टिपिकल एक क्वेश्चन पूछा जाता है टॉप्सी फाइंडिंग्स इन विक्टिम ऑफ बर्न्स। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन जो था वो थोड़ा घुमा फिरा के दिया गया, चीजें वही थी, पेट पॉइंट्स वही थे जो कि अक्सर पूछे जाते हैं लेकिन दे वर स्लाइटली डिफरेंट। और क्वेश्चन 9 जो था आई फेल्ट कि ये भी थोड़ा सा डिफरेंस इस लिहाज से था क्योंकि इसमें जो चीजें पूछी गई हैं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा पूछे गए हैं और एससीक्यू में इस तरह की चीज अक्सर जो है वो नहीं पूछी जाती। लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें मैं नहीं समझता कि ऐसा था जो कि आउट ऑफ कोर्स हो या आउट ऑफ सिलेबस हो या थोड़ा सा भी जिसको कहा जा सकता है कि मुश्किल हो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। Moving on to the first question was a dead body of an adult male is brought to the mortuary by local police for medical legal autopsy. Enumerate 5 objectives of the medical legal autopsy and write down primary autopsy incisions. Like I said, very oft repeated questions. 5 objectives जो कि आपके मेडिकल लीगल ऑटोप्सी के होते हैं उसमें नंबर 1 is determination of the identity of the deceased. Number 2 determination is the of cause of death. 3 determination of manner of death. 4 is the estimation of time since death. और 5 आप न्यू बॉर्न्स के अंदर ही कह सकते हैं कि लाइव बर्थ में और स्टिल बर्थ में डिफरेंशिएट करने के काम आता है ये मेडिकल लीगल ऑटोप्सी। इसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस, बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हो सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि दिस आंसर वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक फ्रॉम नसीबा रवान साहब टेक्स्ट बुक जो कि रिकमेंडेड यूएचएस की टेक्स्ट बुक है जिसको कि अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते। दिस इज द पेज नंबर, दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर। सेकंड एडिशन जो भी 1-2 साल पहले ही मार्केट में आपको नजर आता था तो उसके अंदर से ये जो है आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सीधा सा दिया गया। Second part was primary autopsy incisions. Again, primary autopsy incisions are there on page 119 of Nasiba Rawan, second edition. अगर आप उनको देखो तो जो प्राइमरी ऑटोप्सी इंसिजन होते हैं उनका मकसद ये होता है कि आपने जो बॉडी के ऊपर जो पहली इंसिजन दैट फर्दर लीड्स टू फर्दर डायसेक्शन या डीपर डायसेक्शन, तो उसके अंदर आपको ये आई शेप्ड इंसिजन, अगर आप ये ग्रीन लाइन को अप्रिशिएट कर सकें, दैट स्टार्ट्स जस्ट बिलो द चिन, एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स स्पेयरिंग द अम्बिलिकस एंड इट एंड्स जस्ट अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस। वाई शेप्ड इंसिजन है जो कि ये दोनों मैस्टोइड प्रोसेसेस के साथ जाकर यहाँ स्टर्नल नॉच के ऊपर से, स्टर्नल एंगल के ऊपर से यहाँ पे जाकर वाई का जो एपेक्स बनाती है, और मॉडिफाइड वाई शेप्ड इंसिजन विच इज इन मोस्ट केसेस, यहाँ पे थोड़ा सा आप इस चीज से डिफरेंशिएट कर सकते हो, इट गोज बिलो द निपल्स और यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस से एक्सटेंड करती है। इसके अलावा एक और भी प्राइमरी ऑटोप्सी इंसिजन जो कि कंसिडर की जाती है वो मैस्टोइड टू मैस्टोइड इंसिजन है that is used to open the cranial cavity. Coming to the second question, a patient reports to medical legal clinic with a history of ingestion of some poisonous material half an hour ago. ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया, सिर्फ ये कहा गया है कि मेडिकल लीगल क्लिनिक में आपके पास हिस्ट्री ऑफ पॉइजन इंजेक्शन के साथ आया है और टाइम उसको आधा घंटा गुजर गया। What you have to do is that you have to enumerate 5 methods to remove the unabsorbed poison. अब जहां पर याद रखिएगा, जहां पर लफ्ज enumerate आ जाता है, you just have to write down in the form of points या numbers में आपने उनको 1 2 3 4 5 करके
अगर आप उसका नाम भी लिख देते हैं तो दैट डज द ट्रिक. 5 methods to remove the unabsorbed poison, and part B is write down the contraindications of the gastric lavage. So 5 methods to remove unabsorbed poison. ये जो आंसर है ये आपको जो सी के पारेख है उसके अंदर से मिल जाएगा. पारेख अगेन इज द रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक ऑफ यूएचएस, पेज 538, जहां पर जनरल टॉक्सिकोलॉजी जो है वो डिस्क्राइब की गई है. अनएब्जॉर्ब पॉइजन वो पॉइजन है जो कि अगर इंजेस्ट किया गया है ओरली तो वो अभी तक आपके स्टमक में मौजूद है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, या अगर आपकी स्किन के ऊपर है और वो अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, या आपके लंग्स के अंदर जो है वो अभी आपने उसको इनहेल किया आपने, तो वो अभी आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ. उसको रिमूव करने के लिए अगर वो इंजेस्टेड है तो आप वॉमिटिंग इंड्यूस करवाते हैं. अगर वॉमिटिंग नहीं करवा सकते तो ऑब्वियसली गैस्ट्रिक लिवाज आप स्टार्ट करते हैं. अगर पॉइजन इनहेल्ड है तो यू कैन एडमिनिस्टर ऑक्सीजन. आप ये भी लिख सकते हैं कि आप उसको वहां से रिमूव, उसको जो विक्टिम है उसको वहां से आप हटा सकते हैं. यू कैन वॉश विद वार्म वाटर. इन केस आपका कॉन्टैक्ट पॉइजन है, स्किन के ऊपर कुछ चीज गिर गई है, एसिड गिर गया है, कुछ भी और गिर गया, तो यू ऑलवेज वॉश विद वार्म वाटर. एंड देन यू कैन यूज एंटीडोट्स. दीज एंटीडोट्स, जिसमें स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे लिखा है कि यूनिवर्सल एंटीडोट दिया जा सकता है, एक्टिवेटेड चारकोल उसमें आ जाता है, वो दिया जा सकता है क्योंकि उसका एक्शन भी अनअब्सॉर्ब पॉइजन के ऊपर होता है. बी में यू हैड टू राइट कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ गैस्ट्रिक लिवाज. कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ गैस्ट्रिक लिवाज यानी गैस्ट्रिक लिवाज इन सूरतों में नहीं किया जाता अगर पॉइजन क्रोसिव है, बिकॉज यू माइट कॉज परफोरेशन ऑफ द जीआई. इफ इट इज केरोसिन, हाइपोथर्मिया में नहीं किया जाता, और स्ट्रिक्नीन में भी नहीं किया जाता बिकॉज स्ट्रिक्नीन में बहुत ज्यादा कन्वर्जन होती हैं. इन तीनों केसेस के अंदर आप गैस्ट्रिक लिवाज कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप इनके जो दूसरे एरियाज हैं, अगर आप उनको दूसरे जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल कर लें. बट जनरली इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. अगेन ये पारेख से ही आंसर जो है वो लिया गया. Question 3. Determination of time since death is an important parameter of medical legal autopsy. You have to A. Enumerate the changes after death that can help in determining time since death, and B. You have to briefly describe changes in the eye after death to determine time since death. अब पार्ट ए जो है उसमें आपने सिर्फ चेंजेस एन्यूमरेट करने हैं, आपने किसी की भी डिटेल में नहीं जाना. अगेन दिस आंसर हैज बीन टेकन फ्रॉम नसीबा रवान साहब टेक्स्ट बुक, पेज 132, सेकंड एडिशन. चेंजेस आफ्टर डेथ को हम तीन में डिवाइड कर देते हैं: इमीडिएट, अर्ली एंड लेट चेंजेस. इमीडिएट चेंजेस आर दोज चेंजेस दैट अकर जस्ट आफ्टर द पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड डेड. There is muscular flaccidity, asystole, there is stoppage of respiration. सिर्फ enumerate करना है, किसी की डिटेल में नहीं जाना. Early changes के अंदर there are changes in the eye, cattle trucking वगैरह. स्किन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है. देयर इज कूलिंग ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ड्रॉप करता है. पोस्टमार्टम लिविडिटी बननी शुरू हो जाती है. देयर इज राइगर मोर्टिस, दैट इज स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स, एंड देयर आर चेंजेस इन द बॉडी फ्लूइड्स. व्हेन यू कम टू लेट चेंजेस तो उसके अंदर फिर पुट्रेफैक्शन, जिसको आप आम जुबान में डिकम्पोजिशन का नाम भी देते हैं, देयर इज एडिपोसिव फॉर्मेशन, एंड देयर इज ममिफिकेशन एज वेल. You just have to enumerate these changes. Next part था कि changes in the eye after death. Again ये अवान साहब की किताब से लिया गया. There is loss of reflexes first of all. Corneal drying होती है. There is desiccation, और corneal drying और desiccation जब बढ़ जाती है तो eyes के अंदर आपको एक red सा निशान नजर आता है जिसको हम टेकिनोरी स्क्लेरोटिक्स का नाम देते होते हैं, ठीक है. और फाइनल मजीद अगर जो है वो आप डिटेल में जाते हो तो यू कैन राइट देयर इज कैटल ट्रकिंग फिनोमेना इन द रेटिनल वेसल्स, यानी कि उसके अंदर जो ब्लड है उसकी शक्ल ऐसी बन जाती है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करो तो इट्स लाइक द कैटल ट्रकिंग फिनोमेना. सो इफ एनीवन हैज जस्ट रिटन कैटल ट्रकिंग फिनोमेना, अक्सर बच्चों को यही याद रहता है, तो उसके अंदर भी उनको जो है वो एक या एक नंबर या दो नंबर मिल सकता है उनको. आई कांट एग्जैक्टली कमेंट के मार्क्स कितने थे इसके, बिकॉज मेरे पास यहाँ उनके मार्क्स नहीं लिखे हुए, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखा जाएगा. टेकिनोइड्स बच्चों को अक्सर याद रहता होता है. टेकिनोरी स्क्लेरोटिक्स, आई एम सॉरी. Question number 4. A prisoner in an alleged case of murder takes the plea of insanity during the trial in court. Enumerate the factors that decrease criminal responsibility with brief explanation, and you have to briefly describe McNaughton rules. अब ये लॉ में से क्वेश्चन है. Factors that decrease criminal responsibility, you just have to enumerate these factors, और उनकी आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन साथ में देनी है. अगेन ये पेज 11 नसीबा रवान साहब की टेक्स्ट बुक से लिया गया.
Factors that decrease criminal responsibility में immaturity. The person is not mature enough, he is not wise enough to know his actions, जिसकी वजह से उसकी criminal responsibility कम हो जाती है. Similarly, if he is insane, यानी कि वो उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है. एंड द थर्ड थिंग इज इफ ही और शी इज इंटॉक्सिकेटेड, अगर उसने कोई ऐसी चीज ली हुई है जिससे उसके सेंसेस जो हैं वो काम नहीं कर रहे, जिसमें अल्कोहल की मिसाल सबसे बड़ी होती है, तो इन दैट केस द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिक्रीज. एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटॉक्सिकेशन के केस में सिर्फ तभी डिक्रीज होती है जब ये बात साबित हो जाए कि जो इंटॉक्सिकेशन या जो पॉइजन या जो उसको अल्कोहल या कोई भी चीज जो उसने ली थी वो उसने अननोइंगली ली थी या उसको पिला दी गई थी या उसको दे दी गई थी, उसने खुद से वो इंटॉक्सिकेंट नहीं लिया था. द नेक्स्ट पार्ट वाज ऑन मैकनॉटन्स रूल्स. मैकनॉटन के तीन आगे पॉइंट्स होते हैं और उसमें ये है कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम द डिफेंडेंट वाज सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ रीजन. उसको नहीं पता था या उसकी समझ इतनी नहीं थी या उसकी अक्ल इतनी नहीं थी जो उसको बता सके कि वो गलत काम कर रहा है. बी, डिफेक्ट ऑफ रीजन ड्यू टू डिजीज ऑफ माइंड. दिस डिफेक्ट ऑफ रीजन या जो अक्ल की कमी थी, दैट वाज ड्यू टू अ डिजीज ऑफ माइंड, यानी कि वो ज़हनी तौर पर बीमार था या उसको कोई ऐसी बीमारी थी जिससे उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था. एंड लास्टली ड्यू टू डिजीज ऑफ माइंड. ठीक है, उसको नहीं पता था द नेचर ऑफ हिज एक्शन, and even if he did know the nature of his action, he did not know what he was doing wrong. अव्वल तो ये कि उसको अपने जो काम वो कर रहा है उसका पता ही नहीं था उसकी ग्रेविटी क्या है, और अगर उसको पता भी था तो वो फिर भी नहीं जानता था कि जो काम वो कर रहा है वो गलत है. क्यों? क्योंकि वो ज़हनी तौर पर बीमार था. So these three rules they have to be written as such. लॉ का जो क्वेश्चन होता है उसमें जो भी आप आंसर लिखते हैं वो आपने उन्हीं अल्फाज में लिखना होता है जिन अल्फाज में किताबों में दिया गया है. आप अपने वर्ड्स यूज नहीं कर सकते. Both these answers have been again taken from Musiba Rahman as the way they have been written over here. Question number 5. A young girl has been brought in medical legal clinic by police with the history of a sexual assault. Briefly explain protocol of medical legal examination of a female survivor. Always start with the consent, number one. Before we move further, I'd like you guys to know that in case of an examination of a rape victim or a rape survivor, अगर वो फीमेल है तो शी इज गोइंग टू बी एग्जामिन्ड बाय अ फीमेल डॉक्टर. अगर वो मेल है तो ही इज गोइंग टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेल डॉक्टर. इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज आपने ये काम मेक श्योर करना है कि आप इस चीज को भी लिखें. कंसेंट अगर वो देता है ठीक है, अगर वो कंसेंट नहीं देती तो यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर विद द एग्जामिनेशन. सेकंड, यू हैव टू रिकॉर्ड द हिस्ट्री. स्पेसिफिकली जो इवेंट हुआ था या जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुई थी वो क्या थी, आपने पूरी डिटेल से अपने विक्टिम से पूछना है. आपने उसकी ऑब्स्ट्रेक्टिक और गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री लेनी है. व्हाइल डूइंग सो यू हैव टू आस्क हर वेदर शी वाज मैरिड और नॉट. इफ शी वाज मैरिड, डिड शी हैव किड्स? अगर उसके बच्चे थे तो कितने थे? उसका कोई मिसकैरेज या अबॉर्शन तो नहीं हुआ था? और अगर जो उसके बच्चे पैदा हुए थे वो वाया सी सेक्शन पैदा हुए थे या उसको नॉर्मल डिलीवरी थी या जो भी उसका सिलसिला था, यू हैव टू आस्क हर ऑल दीस थिंग्स इन डिटेल. यू हैव टू एग्जामिन द क्लोथ्स. क्लोथ एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज याद रखिएगा कि आपने उसके क्लोथ्स जिस हालत में उसने पहने हुए हैं उसके जिस्म के ऊपर आपने उनको नोट करना. यू हैव टू लुक फॉर एनी टेयर्स, एनी अनयूजुअल स्टेन्स, any unusual finding like grass, मट्टी, oil के stains हैं, ठीक है, you have to record them. And before removing the clothes, you have to ask the victim to stand on a white cloth ताकि वो उसके ऊपर खड़ी होके जब अपने clothes remove करे तो उसके ऊपर से जो भी कोई important evidence है such as hair, grease, dirt, जो कुछ भी है वो उस white कपड़े के ऊपर गिरे और आप उस white कपड़े से उस evidence को उठाकर पीएफएस से आप भेज सकें और आपके वो हेल्प करे आगे. फिजिकल एग्जामिनेशन में देयर इज द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन दैट इंक्लूड्स योर पल्स, ब्लड प्रेशर, बाकी जो रेलेवेंट आपकी चीजें होती हैं, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह, ठीक है. देन यू मूव टुवर्ड्स द सिस्टमिक एग्जामिनेशन और उसमें भी स्पेसिफिकली आपने जो है वो ख्वातीन का जो गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक उसकी हिस्ट्री है और जो एग्जामिनेशन है वो आपने करना है. जनरल एग्जामिनेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इसमें वही चार रूल्स, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन तो नहीं होती इसके अंदर ज्यादा, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंस्पेक्ट द एरिया,
look for any tears, look for any unusual injuries, abrasions, lacerations, bruising, वो सब आपने नोट करनी है. उसके बाद आपने you have to manually perform traction. टू फिंगर टेस्ट पहले होता था किसी दौर में, अब उसको सख्ती से बैन कर दिया गया. एंड एनल region has to be examined as well. Lastly, you have to collect material evidence from the body in the form of swabs, और जो कपड़ा आपने नीचे रखा हुआ है वो आपने मेक श्योर करना है कि आप उसके ऊपर से भी जो एविडेंस गिरा उसको भी ठीक से कलेक्ट करें. Question number 6. A police officer engaged in fingerprint detection work was brought to hospital with loosening of teeth and painful inflamed gums, having a blue-black line on the gums. A. Give your diagnosis and write down its mechanism of action. B. Enumerate features of chronic poisoning by this poison. C. Briefly describe its treatment. अब इस क्वेश्चन में एक पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है? वो पोटेंशियल प्रॉब्लम है ब्लू ब्लैक लाइन ऑन द गम्स. अब ब्लू ब्लैक लाइंस अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको ये चीज जो है वो लेड की तरफ भी आपको ये डायग्नोसिस बनाने की तरफ मजबूर करेगी. लेकिन अगर आप इसको थोड़ा गौर से पढ़ें तो द फर्स्ट थिंग इज एंगेज्ड इन फिंगरप्रिंट डिटेक्शन वर्क. फिंगरप्रिंट डिटेक्शन वर्क करने वाले जितने भी लोग हैं, they are very much prone to catching mercury poisoning. ठीक है. और दूसरा ये था कि लूजनिंग ऑफ टीथ एंड पेनफुल इन्फ्लेम्ड गम्स, ये क्लासिक साइंस हैं मर्क्यूरी पॉइजनिंग के. सो द डायग्नोसिस इज मर्क्यूरी पॉइजनिंग. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि मर्क्यूरी डिप्रेसेस सेलुलर एंजाइमेटिक मैकेनिज्म्स बाय कंबाइनिंग विद सल्फाइडल ग्रुप्स. ये भी आपको ऐसे ही रट्टा लगाना पड़ेगा आपको. दिस इज अगेन टेकन फ्रॉम सी के पारिक 8th एडिशन. और दूसरा जो पार्ट बी था इसका, एन्यूमरेट फीचर्स ऑफ क्रॉनिक पॉइजनिंग बाय दिस पॉइजन. तो यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द क्रॉनिक पॉइजनिंग फीचर्स, जिसमें आपका मर्क्यूरिया लेंटिस, जो आई के अंदर चेंजेस आते हैं, हार्टस शेक, जो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आते हैं मर्क्यूरी पॉइजनिंग के अंदर, क्रॉनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग के अंदर, और एरिथिज्म. ये वो चेंजेस हैं जो क्रॉनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग के अंदर क्लासिकल साइंस आपको नजर आ जाते हैं आपको. एंड यू हैव टू डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में हमेशा यू मूव फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक. General के अंदर you remove the patient from any exposure or any source of mercury, and you tend to promote elimination by GI and kidneys. आप कोशिश करते हो कि जितना ज्यादा through GI और जो renal उसका waste है वो निकलता जाए. इसमें आप gastric lavage कर सकते हैं, British anti-levazide BEL दे सकते हैं. Penicillamine is a more specific antidote for mercury poisoning. You can also perform peritoneal or hemodialysis, और साथ ही साथ आप symptomatic relief जो है वो करते रहते हो उसका. Question number 7 was, after conduction of a medico-legal autopsy of a burnt victim, the opinion of autopsy surgeon was that the burns are post-mortem in nature. Enumerate the autopsy findings that are pathognomic in favor of this decision. Decision. I'm sorry. What you have to do is that you have to write down features of post-mortem burns. ठीक है. एक क्वेश्चन बड़ा ऑफ रिपीटेड बच्चों को बताया जाता है कि एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम के दरमियान, बर्न्स के दरमियान जो है वो आप डिफरेंस लिखिए. तो एंटीमॉर्टम बर्न्स के अंदर और पोस्टमॉर्टम बर्न्स के अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ पोस्टमॉर्टम बर्न्स की, बिकॉज वही आपसे रिक्वायर्ड और आपने वो 1 2 3 4 एन्यूमरेट करने हैं आपने. इन दिस केस रेडनेस इज एब्सेंट. ऑब्वियसली एक नेचुरल रिएक्शन नहीं होगा. पोस्टमॉर्टम बर्न जाहिर है मरने के बाद जो बॉडी बर्न सस्टेन करेगी, या बॉडी को जलाया जाएगा, या बॉडी को जो है वो ऐसे किसी भी स्कॉच, किसी फ्लेम्स या किसी भी तरीके से जो है वो डैमेज किया जाएगा, तो उसमें रेडनेस वोंट बी देयर. ब्लिस्टर्स अमूमन एब्सेंट होते हैं, अगर हों भी तो उनमें और एंटीमॉर्टम बर्न्स के जो ब्लिस्टर्स होते हैं उनमें बहुत फर्क होता है. द वाइटल रिएक्शन इज एब्सेंट. कार्बन एंड soot पार्टिकल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज एब्सेंट. ये फाइंडिंग हम वहां पर भी सिखाते हैं कि अगर कोई बॉडी आपको किसी ऐसे एरिया से मिली है तो आपने डिफरेंशिएट किस पे करना है. आपने उसके ट्रेकिया के अंदर यू हैव टू लुक फॉर कार्बन और सूट पार्टिकल्स. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज एब्सेंट, या फिर ये बहुत कम लेवल पे होती है. दूसरा जो इसका पार्ट था वो था एनुमरेट द पैरामीटर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लेम्स, स्कैल्ड्स एंड केमिकल बर्न्स. ये टेबल मैंने एक और जगह से उठाया, वैसे ये टेबल आपको नसीबा रवान साहब की बुक में भी आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप इंजरीज ड्यू टू हीट अगर आप निकालेंगे. तो इसके अंदर भी आपने स्कैल्ड बर्न और जो फ्लेम बर्न है उसको आपने तीनों को आपने डिफरेंशिएट करना था. तो स्कैल्ड्स याद रखिएगा हमेशा मॉइस्ट हीट या स्टीम से होते हैं. बर्न्स और जो फ्लेम बर्न्स होते हैं वो ड्राई हीट से होते हैं. ठीक है. द क्लोथ्स यूजुअली दे डोंट गेट बर्न. स्किन के ऊपर चेंजेस आते हैं बर्न्स के अंदर भी और केमिकल बर्न्स के अंदर भी आ सकते हैं.
ठीक है। जो साइट होती है स्कैल्स की, इट अकर्स एट एंड बिलो द साइट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉजेटिव एजेंट, यानी कि जिस जगह के ऊपर हीट अप्लाई की जा रही है, मॉइस्ट हीट या स्टीम अप्लाई की जा रही है, वहां पर भी हो सकता है। जबकि जो बर्न होता है इट अकर्स एट एंड अबव द साइट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। स्किन के अंदर चेंजेस जो हैं वो आपको स्कैल के अंदर एरिथेमा, ब्लिस्टर वो नजर आते हैं, रेडनिंग टू सुपरफिशियल बर्न्स, चारिंग भी हो सकती है ड्राई फ्लेम बर्न्स के अंदर, ठीक है। स्प्लैशिंग ऑब्वियसली चूंकि उसके अंदर मॉइस्ट है, उसके अंदर दूसरी चीजें मौजूद है, तो उसके अंदर स्कैल के अंदर स्प्लैशिंग कैन बी प्रेजेंट। चारिंग ऑफ स्किन सिर्फ आपको फ्लेम बर्न के अंदर मिलेगी, और सिंजिंग ऑफ एयर भी आपको सिर्फ फ्लेम बर्न के अंदर मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाए। एन एल्डरली मेल विद हिस्ट्री ऑफ स्निफिंग ऑफ एन अननोन पॉइजन वाज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ऑन एग्जामिनेशन ही वाज फाउंड टू बी रेस्टलेस विद फ्लैश फेस, डायलेटेड प्यूपल्स, टैकीकार्डिया अलोंग विद टैक्टाइल हेलुसिनेशंस। उसको ट्रीट किया गया और फिर उसको घर भेज दिया गया। टॉक्सिक एजेंट, यहाँ पर अगर आप उसके सिम्टम्स देखें तो ही वाज स्निफिंग एन अननोन पॉइजन, ठीक है। और उसके साथ साथ ही वाज हैविंग अ फ्लश्ड फेस, रेस्टलेस था, प्यूपिल्स डायलेटेड थे, टैकीकार्डिया था, टेक्टाइल हेलुसिनेशंस हो रही थी। इन दिस केस द डायग्नोसिस इज द दूरा पॉइजन, ठीक है। एनलिस्ट द क्रॉनिक फीचर्स ऑफ दिस पॉइजन। क्रॉनिक फीचर्स में सारे के सारे डीज जो आप याद करते हो उसमें आ सकते हैं। दैट इंक्लूड्स स्फेजिया, dilatation of cutaneous blood vessels, dilatation of pupils, dry hot skin, drunken gait, delirium, and drowsiness. What could be the possible dose and cause of death if it had occurred in that case of poisoning? यानी कि अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है इस सारे इंसिडेंट में, तो फिर उसका कॉज ऑफ डेथ क्या होगा और उसकी पॉसिबल डोज क्या होगी। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था बिकॉज इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो डोज जो मैंने पारिक में से देखी है दैट इज 60 मिलीग्राम्स। डोज के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं बिकॉज डोजेजेस कैन वेरी फ्रॉम टेक्स्ट बुक टू टेक्स्ट बुक। Cause of death in this case would have been intoxication because that person was intoxicated, यानी कि उसको जहर दिया गया था। Last question was thick yellowish white opalescent secretions are found on the clothes of female survivor of rape. Give your provisional diagnosis about that secretion and list its preliminary and confirmatory lab tests. Write a short note on DNA profiling. तो सबसे पहले तो उसने आपसे प्रोविजनल डायग्नोसिस मांगा है अबाउट दैट सिक्रीशन। अगर आप यहाँ पे देखें तो इट इज थिक येलोइश व्हाइट opalescent secretion, ठीक है, फाउंड ऑन द क्लोथ्स ऑफ फीमेल सर्वाइवर ऑफ रेप। थिक येलोइश व्हाइट और पेलेसेंट ये क्लासिक फीचर्स होते हैं। अगर आप सीमन या सेमिनल स्टेन की देखें उसके जो फिजिकल एग्जामिनेशन पे, तो आपको ये क्लासिक फीचर्स आपको मिलते हैं। सो द डायग्नोसिस इज, या जो ये सब्सटेंस है दैट इज सीमन या सेमिनल स्टेन, ठीक है। नेक्स्ट था एनलिस्ट इट्स प्रीलिमिनरी एंड कंफर्मेटरी लैब टेस्ट। प्रीलिमिनरी के अंदर आपके एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको ऐसा ये नजर आ जाएगा जिस तरह का क्वेश्चन में दिया गया। अल्ट्रावायलेट लाइट एग्जामिनेशन के ऊपर आपको सीमन जो है वो आप उसको पिकअप कर सकते हो, लेकिन अगेन इट्स प्रीलिमिनरी। एसिड फॉस्फेटेज भी आपको, एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट है उससे भी आपको पता लग जाता है। लेकिन कंफर्मेटरी या जो कंफर्म टेस्ट होते हैं जिससे कि आपको ये डायग्नोसिस 100% एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये सेमिनल स्टेन या सीमन ही है, उसमें द टॉप मोस्ट इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसके बाद देयर इज नो डाउट उसमें आपको स्पर्म की पूरी मॉर्फोलॉजी, उसका हेड, बॉडी, टेल सब नजर आ रहा है आपको। एंड देन देयर इज आल्सो क्रिसमस ट्री स्टेनिंग जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं। Regarding DNA profiling, it was a very open-ended question, a short note on DNA profiling. तो DNA profiling के अंदर आपने एक तो जब भी short note आता है, which is very rare these days, तो जब भी short note आता है, you have to start with a small definition. होता क्या है ये? DNA extracted from the sample is analyzed as DNA profiles are unique to each individual except in monozygotic twins. इसके अंदर तीन चीजें आपने जिक्र करनी थी जिसमें कि RFLP, that is restriction fragment length polymorphism, it's a relatively preliminary technique कि थोड़ा अब इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही है, ठीक है। इसके अलावा STR, short tandem repeat segments जो आप यूज करते हैं, एंड दीज डेज जो आजकल कॉमन है दैट इज PCR, polymerase chain reaction। अगर किसी ने DNA प्रोफाइलिंग में ये चीजें मेंशन कर दी हैं तो आई फील दैट ही शुड बी गेटिंग दीज मार्क्स। फाइनल वर्डिक्ट, इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पेपर। कुछ एक दो क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट नौयत के थे,
लेकिन ये ऐसा पेपर मेरे ख्याल से है कि आप इसके अंदर बहुत आसानी से इसको पास कर सकते हैं। 45 मार्क्स के अगर ये SEQs हैं तो एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा भी मेरा ख्याल है कि इसके अंदर इजीली इजीली 30-35 के दरमियान जो है वो टच कर सकता है। कुछ इक्का दुक्का चीजें थी, जैसे डोजेज मांगी गई है। यूजुअली डोजेज जो है वो नहीं मांगनी चाहिए, जो अब लेटेस्ट जो अक्सर जो बात होती है। या इसके अलावा जो है ये जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आया, क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसमें कॉज ऑफ पॉइजनिंग, अगर उसमें डेथ हो जाती तो उसमें कॉज ऑफ डेथ पूछी गई। तो ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस थे, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस कतई तौर पे नहीं थे कि जिनको हम लेबल कर सकें कि ये आउट ऑफ सिलेबस थे या ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मुश्किल थे। सो आई होप कि आपके एमसीक्यूज जो हैं वो भी इतने ही अच्छे हुए होंगे। और आई प्रे कि जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया है उनका ये एग्जाम जो है वो इंशाल्लाह एनुअल में ही पास हो जाए। और इंशाल्लाह उनके बाकी फार्मा पैथो भी दोनों अच्छे जो मार्जिन है उससे इंशाल्लाह पास होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू like this idea of paper discussion, and if you do like it, please give it a like, please give it a thumbs up, and let me know in the comments कि अगर इसको हमें आगे मजीद लेके चलना चाहिए इस सिलसिले को या नहीं। ये थोड़ा सा लंबा जरूर है वीडियो, बट आई होप कि ये आपको इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी हेल्प करेगा, जिन लोगों ने अभी फोरेंसिक मेडिसिन की तैयारी करनी आने वाले दिनों में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज like, share and subscribe if you find this helpful. Thank you so very much. अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।